मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये खड़े होकर गोली भी मार सकते हैं। अब अगर आप डर जाओ तो फिर आप सच्चे भारतीय नहीं हो। अगर ये गोली चलाएं, हमने भी तो किया है ना, और ऐसे बहुत सारे अम्बेडकरवादी भी मौजूद हैं देश में, लाखों लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं। अगर ये सामने से गोली चलाएंगे, हम लोग आगे बढ़ के इनकी तरफ बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, शिकायत नहीं करेंगे कि ये क्या कर दिया और वो क्या कर दिया। हम इनका वो असर करेंगे भारत के संविधान और कानून के तहत। नस्लें डरेंगी कि हमें ऐसे गंदे काम नहीं कर रहे, भारत देश के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करना। लोग आने वाली 100 पीढ़ियों तक दहशत करेंगे। हम लोग इसीलिए लंबी उम्र की दुआ करते हैं आरएसएस और बीजेपी वालों की। इनका डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, ट्रायल भी, और जब ये जेल में सड़ेंगे ना सब, हजार साल तक की जेल होगी इन्हें। इनको हम बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, चक्की पिसवाएंगे, और लोग देखेंगे कि ये मोदी जी इन्होंने गद्दारी की थी देश के साथ, इजराइल को फादरलैंड बोला था, ये देखो आज 25 साल हो गए चक्की पीसते हुए इन्हें। वो टेलीकास्ट डायरेक्ट होगा, वो समय आने वाला है। ममता बनर्जी साहिबा को मैं एक फाइटर मानता हूँ, और उनके जो भतीजे हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि वो भी एक फाइटर हैं, क्योंकि अभी तक वो एक आराम की ज़िंदगी जी हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। मुझे इससे बहुत खुशी हुई है। दूसरी खुशी मुझे इस बात से हुई है कि राहुल जी को तो थोड़ा अभी तक भी बातें समझ में नहीं आ रही। उम्मीद हमारी ये है कि शायद ममता बनर्जी साहिबा को बात समझ में आ जाएगी कि ये अगर वो अपने चारों तरफ जो उन्होंने एमएलए एमपी बनाए हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हैं, ऐसे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है जो कभी कोई इलेक्शन नहीं जीतते। वो ममता बनर्जी साहिबा की मेहनत की वजह से वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, एमएलएज भी बन गए, और राज्यसभा के मेंबर्स भी बन गए। ये सबसे अच्छी बात होगी कि आज ममता बनर्जी साहिबा जैसी फाइटर को नज़र आ जाएगा कि कौन उसके साथ खड़ा है मुश्किल टाइम में और कौन उसके साथ नहीं है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ममता बनर्जी साहिबा के साथ एक भी एमएलए या एमपी या राज्यसभा का या लोकसभा का रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता उनके साथ है, ये बात उन्हें समझ में आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए कि वो चुनाव नहीं आ रही हैं, ईवीएम के से गिनती करके उनको चुनाव हराया गया है। ये सीधी सीधी बात है। अब जब जहाज़ में थोड़ा ऐसा लगता है ना हिलचल आ रही है तो चूहे भागते हैं, जितने चूहे भागेंगे उतना ममता बनर्जी साहिबा को अच्छा होगा। आज उनका मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये देख के कि उन्होंने एमएलएज की भी मीटिंग बुलाई, बहुत कम एमएलए आए। मुझे बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई कि सारे चूहों का आइडेंटिफिकेशन तो हो रहा है ना, कौन भाग रहे हैं। अब कितने एमपी उनके साथ खड़े हैं, कितने एमपी जिनको उन्होंने, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो उनको टिकट ना दें तो कितने एमपी अपने दम पे जीत के आ ही सकते हैं। ये सारे के सारे अगर चले ही जाएं भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे बहुत खुशी होगी, देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। जो लोग डर के या थोड़े से लालच से आरएसएस और बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वो अंबेडकरवादी और संविधानवादी हो ही नहीं सकते। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ये लोग भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरा भी अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी पार्टी में लोग बदलने शुरू किए, नए नए लोग लाने शुरू किए, लेकिन वो स्लीपर सेल से नहीं जीत पा रहे अपनी पार्टी के अंदर। वरना राहुल गांधी जी की स्थिति आज बहुत अच्छी होती, जो एकदम अगर देखा जाए मेहनत और उनके जो स्टेप्स थे पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी, तो उनको जितना फ़ायदा उसको होना चाहिए था उनकी पार्टी को और उनको, उसका मेरे ख्याल से 2% भी फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत में और इतनी अच्छी बातें करने में कि अपनी पार्टी के खिलाफ ही जाके अम्बेडकरवाद की बातें करने लगे। कोई कांग्रेस पार्टी की जो ट्रेडिशनल सोच थी उसको बदल के ये माफ़ी मांगने लगे कि हमने यहाँ गलतियाँ की हैं। इसका भी फ़ायदा नहीं हुआ राहुल गांधी जी को। और उन्होंने जो 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की और उसके बाद ईस्ट से वेस्ट भी यात्रा की, उसका भी कोई उन्हें खास फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब 1-2% फ़ायदा हुआ, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह अब भी जो लोग वो अपनी पार्टी में बदल तो रहे हैं, लेकिन जिनको ले रहे हैं वो उनसे भी बुरे हैं या नाकारा हैं जो उनकी पार्टी में पहले से मौजूद थे। ये उनकी गलती है। ममता बनर्जी साहिबा को भी एक मौका मिल रहा है, बदले लोग लेकिन अच्छे लोग लाएं, ऐसे वकीलों को जो उनके सारे केस हारे हैं, मतलब बड़े तो हैं लेकिन वो हारते सारे केस हैं। ये भी सोचे कि क्या ये लोग मिले हुए हैं सामने वाली पार्टी से, आरएसएस और बीजेपी से, या नहीं, इस पर भी दिमाग लगाएं। आजम खान साहब का एग्जाम्पल उनके सामने है, जितने बड़े बड़े संजय दत्त से लेके बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल उनके सामने हैं। कौन वकील थे उनके और कौन 100% सफलता प्राप्त करते हैं हर केस जो कि देश के हित में होता है उसको हारने का 100% रिजल्ट है इनका। टीएमसी पार्टी का बड़ा आरोप है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिस तरीके से अंडों को रखा गया लेकिन पुलिस फोर्स वहाँ पर देखती रही। ये तो देखो बचकानी बात है। आरएसएस और बीजेपी है,
वो उनकी मानसिकता एप्स्टीन मानसिकता से कितनी मिलती जुलती है उस पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। एप्स्टीन मानसिकता एक बहुत बड़ी भयानक क्रिमिनल मानसिकता होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शती। और कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम नहीं करना चाह रहा हो ना तो उससे भी गलत काम करवा लेती है और उसको उसकी लत पड़वा देती है। ये एप्स्टीन मानसिकता आरएसएस और बीजेपी के पास भी सुरक्षित है। बहुत सारे लोग उसके आरएसएस और बीजेपी के आपको ऐसे प्राप्त भी हुए हैं, आपने देखा ही है, हर जगह इस प्रकार के व्यभिचार के आरोप बीजेपी पे सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये बुनियादी बात ये है, तो बुनियादी बात ये समझने की है, आरएसएस और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना कुछ हो रहा है, वो तो हैं ही एप्स्टीन वाले, हैं ही एप्स्टीन टाइप के लोग, उनके ऊपर आरोप लगाने का क्या फ़ायदा है? उनका मुकाबला करने के लिए रास्ता सोचना, स्ट्रैटेजी सोचना और लोग आइडेंटिफाई करना, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कोई सटीक सोच बने कि इस स्ट्रैटेजी से ये हारेंगे, फिर उसके बाद लोग चुने जाएं, देखने में बड़े नहीं कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दुम दबा के भाग जाएंगे। अभी मुझे लग रहा है ऐसा, मैं दुआ कर रहा हूँ ऊपर वाले से सच ना हो, ममता बनर्जी साहिबा के एमएलए और एमपी अभी दुम दबा के उनसे दूर और बीजेपी के पास भागेंगे, ऐसा मेरा डर है। और मैं दुआ कर रहा हूँ कि मैं गलत, मेरा डर ये गलत साबित हो, लेकिन मुझे ऐसा होता नजर आ रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वो बहादुर हैं, जनता बहादुर है, स्ट्रैटेजी और अच्छे लोग उनको चुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को हम लोग हर इलेक्शन में हराएंगे, लेकिन तरीका उसका एक ही है, सब लोग मिलके पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन करें। आरएसएस और बीजेपी को हम बिल्कुल उनका चुनावी सुपड़ा साफ कर देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, तो क्या लग रहा है कि एक लोकसभा सांसद पर इस तरीके से हमला, वो भी 2 हमले, मुझे इस बात देखते हैं क्या कार्रवाई हो सकती है? कानूनी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं होगी, भूल जाएं इसे। यही मैं कह रहा हूं ना, आप गलत रास्ते पे चलते रहेंगे, गलत दिशा में जाते रहेंगे। एप्स्टीन मानसिकता वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ समझेंगे, वो बाबा साहब के संविधान को कुछ नहीं समझ रहे। देश जो प्रधानमंत्री के पद पे, मैं इसके आगे क्या बोलूं, देश के प्रधानमंत्री के पद पे, हालांकि वो ईवीएम से जीते हुए पीएम हैं मोदी जी, अगर वो किसी दूसरे देश को, और वो भी मतलब किसी भी देश को, कोई भी भारतीय नागरिक बुरे से बुरा भी फादरलैंड बोल सकता है क्या? ये वो मानसिकता है, एप्स्टीन मानसिकता और आरएसएस बीजेपी मानसिकता, जो भारत देश में, इतने बड़े देश में, इतनी महान सभ्यता में पैदा होने के बाद भी इजराइल को फादरलैंड बोल सकते हैं। कौन? जो उनका सबसे बड़ा लीडर है। उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? वो तो कुछ भी करेंगे, वो इस देश की जनता की, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की, एक एक किडनी में निकाल के बेच देंगे। आज बोल रहे हैं ना कि आप ये करो, उपवास करो, उपवास रखने की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना मोदी जी। 1 लीटर में आरएसएस ने एक नया स्कीम निकाली है अभी, ये आने वाले चीज़ों को दर्शाने वाली इशारा है उसकी तरफ कि 1 लीटर पानी से नहाया कैसे जा सकता है। देखा है क्यों? क्योंकि पानी की किल्लत आने वाली है। सारे पेड़ काट के तो अडानी जी को दे दिए ना, लूट लो देश, सब लूट लो, सब पोर्ट लूट लो, सब एयरपोर्ट लूट लो। इनसे क्या उम्मीद करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये खड़े होकर गोली भी मार सकते हैं। अब अगर आप डर जाओ तो फिर आप सच्चे भारतीय नहीं हो। अगर ये गोली चलाएं, हमने भी तो किया है ना, और ऐसे बहुत सारे अम्बेडकरवादी भी मौजूद हैं देश में, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं। अगर ये सामने से गोली चलाएंगे, हम लोग आगे बढ़ के इनकी तरफ बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, शिकायत नहीं करेंगे कि ये क्या कर दिया और वो क्या कर दिया। हम इनका वो असर करेंगे भारत के संविधान और कानून के तहत। नस्लें डरेंगी कि हमें ऐसे गंदे काम नहीं कर रहे, भारत देश के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करना। लोग आने वाली 100 पीढ़ियों तक दहशत करेंगे। हम लोग इसीलिए लंबी उम्र की दुआ करते हैं आरएसएस और बीजेपी वालों की। इनका डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, ट्रायल भी, और जब ये जेल में सड़ेंगे ना सब, हजार साल तक की जेल होगी इन्हें, इनको हम बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, चक्की पिसवाएंगे, और लोग देखेंगे कि ये मोदी जी, इन्होंने गद्दारी की थी देश के साथ, इजराइल को फादरलैंड बोला था, ये देखो आज 25 साल हो गए चक्की पीसते हुए इन्हें। वो टेलीकास्ट डायरेक्ट होगा, वो समय आने वाला है। हौसला, अभी तो सब विपक्ष डरा हुआ है, पूरी डर गया सो मर गया। भारतीय, वो सच्चा भारतीय है ही नहीं जो डर गया। मैं आपको कह रहा हूं ना, बिल्कुल ईमान वाले रहो, संविधान वाले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समय है अच्छे लोगों के चुनने का, अच्छे लोगों के आगे आने का, इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। 6 जून को इंडिया अलायंस का जो है बड़ी बैठक होने जा रही है, तो क्या लग रहा है ये हमले के बाद इनका कोई लिंकअप है या डरी हुई है बीजेपी जो हमला कर रही है? मुझे कोई, बीजेपी डरी हुई, उसको किस चीज से डर है? उसको एक चीज से डर है, कुछ डर नहीं है। आप सारे लोग इकट्ठे हो गए, मैं तो यूपी का आपको बता रहा हूँ ना, 100% चुनाव हार हो गया। अखिलेश यादव मिल जाए, मायावती जी मिल जाए, कांग्रेस पार्टी मिल जाए, अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम से चुनाव के अंदर इन्होंने ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने के लिए हम जैसे लोगों का साथ नहीं दिया, 100%, मेरी बात याद रखना, 100% यूपी का चुनाव हार रहे हैं, 100%। ये एक ही चीज़ से डरते हैं बस, और वो है पेपर बैलेट से। पेपर बैलेट का अगर आंदोलन नहीं शुरू हो रहा तो ये कितनी यूपीए की मीटिंग कर ले, कुछ नहीं होना, इंडिया अलायंस की मीटिंग कर ले, कुछ नहीं होना।
कुछ नहीं होना, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब तक का तो यही नतीजा है, और मैं बहुत दुखी मन से ये सब बातें कहता हूं, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि हमें इन मुश्किल रास्तों को छोड़ के इन कठिनाइयों से निकलना भी तो है ना। पेपर बैलेट का आंदोलन होना है, ये नेता जनता के साथ रहें या ना रहें, पेपर बैलेट वापस आएंगे। बीजेपी और आरएसएस का वही हाल होगा, उससे भी बुरा हाल होगा जितना पंजाब में हुआ है अभी लोकल बॉडीज में, ये आप देख लेना। तो वहां तो जमाना जब तो भी निकाल चुनाव पंजाब में, मैं कह रहा हूं उससे भी बुरा हाल होगा, वहां भी गड़बड़ की है, वहां खूब पैसे बांटे हैं बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, खूब गड़बड़ियां की हैं। इनके तो पन्ना प्रमुख होते हैं ना, वो हर इलेक्शन में हर जगह गड़बड़ करते हैं, लेकिन इनकी गड़बड़ियां धांधलियां कम पड़ जाती हैं। अगर पेपर बैलेट से चुनाव हो ना, तो इनकी धांधलियां इनको जिताने में कामयाब नहीं हो सकती। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। बाकी आप कितनी मीटिंग करते रहो, ये बताते रहो, देखो आप ही बता रहे हो बीजेपी के सारे कारनामे, ये अब ममता बनर्जी साहिबा बताएंगी, राहुल जी बताएंगे, तो ये वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं बीजेपी के कारनामे गिनवाने में कि वो ये बेईमानी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। इससे कुछ लाभ नहीं है। आपके पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ ना। कब होगा पेपर बैलेट के खिलाफ आंदोलन? क्या हम ही लोगों का इंतजार करेंगे? हम तो शुरू करेंगे और करने वाले हैं। कुछ वजह है जो मैं रुका हुआ हूं अभी, अब वो आंदोलन होगा, उसमें जो आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो जनता और हम लोग मिलके, जनता ही पेपर बैलेट वापस लाएगी। फिर इलेक्शन में जनता के वोटों से लोग जीतेंगे। जनता के पास जो बाबा साहब की दी हुई ताकत थी किसी भी सरकार को कान पकड़ के वोटों के माध्यम से हटाने की, वो वापस आ जाएगी, देश सही दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। बंगाल में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। एप्स्टीन मानसिकता बदले की भावना से करेगी, क्राइम करने की भावना से करेगी, देश लूटने की भावना से करेगी, जितने बुरे काम हैं, बच्चों के साथ अन्याय करने के लिए एप्स्टीन मानसिकता पता है ना आप सब लोगों को, वो सब काम कार्य करेगी। बदले की भावना तो सबसे छोटी बात है, वो तो सब काम करेंगे। दुनिया के अंदर जो बुरे काम है वो सब करेंगे। आप बताओ आप क्या करोगे? आप कैसे रोकोगे? ये सवाल है। सर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख करेंगे न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए। न्याय मिलेगा उनको कोर्ट से? देखिए, मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ, और अभी हमारे मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट भी आई है कि जजेस भी कोई एकदम दूध के धुले नहीं है, वो भी हम में से ही हैं। मैं पहले भी ये बोलता हूँ। अभी हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब हैं मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने बोला है कि 40% लॉयर्स की डिग्री नकली है। अब इन्हीं लॉयर्स में से अगर मनन कुमार मिश्रा जी को मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए, वो तो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूरे देश के चेयरमैन है वो। अगर 40% वकीलों को ही फर्जी बता रहे हैं, तो इन्हीं वकीलों में से तो जज भी चुन के जाते हैं, अपॉइंट होते हैं। तो अगर मनन कुमार मिश्रा जी और मद्रास हाई कोर्ट के जज, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पहले भी बोला है इतनी करप्शन है जुडिशरी में, फिर भी अगर आप लोग सोचते हो, हाँ लेकिन सिस्टम अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, हमारा बाबा साहब का बनाया हुआ सिस्टम बहुत अच्छा है। इन मुश्किल हालात में भी आपको न्याय मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वो लोग, वो वकील नहीं रखने पड़ेंगे जिनको आप आजमा चुके हो, जो मेरे कहने से इस पर इन्वेस्टिगेशन करें तो पता भी लग जाएगा कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, आरएसएस से मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए। वही लोगों के थ्रू अगर जाएंगे तो 100% हारेंगे। कुछ अच्छे वकील कर लिए तो थोड़ा बहुत चांस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन असली जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और सभी लोग जनता को और भारत के संविधान को, कोर्ट भी भारत के संविधान को जवाबदेह हैं और कानून को जवाबदेह हैं, जनता को जवाबदेह हैं। ये सबके ऊपर लागू होती है बात। सीधे सीधे सिर्फ अदालत में जाके और ख़राब तरीके से उन्हीं वकीलों को ले जाके जो हमेशा केस हारते हैं, दोबारा चले जाने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ये सब मेरे ओपिनियन है, बाकी जनता के ऊपर है, उनको मेरी बात परखें। मेरी बात भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें, परखें मेरी बात को। अगर उन्हें पिछली जो भी कार्रवाई होती हैं उसके हिसाब से मेरी बातें अच्छी लगें तो उसको पसंद भी करें, उनको आगे भी बढ़ाएं, और उसको सब लोगों में बताएं कि महमूद साहब या महमूद प्राचा ऐसे बोल रहे थे। वरना देखना ही बंद कर दें, मुझे मना कर दें, ये तो बोलते रहते हैं ऐसे ही।